नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटी एजुकेशन चैनल पे। मैं हूं गौरव चोपड़ा और आज हम इन्फ्लेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सीएसओ के द्वारा कल यानी 13 अगस्त को सीपीआई के नंबर्स निकल के आए हैं, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के। उस पे हम एक शॉर्ट डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि सीपीआई होता क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। महंगाई यानी हम जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं उसमें प्राइसेस की बढ़ोतरी देखने मिलती है। दैट कुड बी फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशनल प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि इत्यादि। इन्फ्लेशन भी तरह तरह के रहते हैं, बट आज हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। विल कीप इट फॉर सम अदर वीडियो। अब इन्फ्लेशन क्यों जरूरी रहता है? इन्फ्लेशन जरूरी रहता है क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा जो पॉलिसीज आती है उसको डिटरमाइन करने में इन्फ्लेशन मेजर रोल निभाता है। गवर्नमेंट के लिए फिस्कल पॉलिसी और सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेशन कुड बी मेजर्ड थ्रू सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। और भी बहुत सारे तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर गुड्स एंड सर्विसेज का जनरल प्राइस ट्रेंड क्या है, लेकिन आज के वीडियो का वो पर्पस नहीं है। हम फिर कभी बात करेंगे उस पर। आज हम स्पेसिफिकली सीपीआई की बात करेंगे जो बेसिकली इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन कैलकुलेट करता है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये हमें बताता है कि आखिर कंज्यूमर शॉपकीपर्स को ऑन एन एवरेज कितना पे कर रहे हैं। सीपीआई बेसिकली बास्केट ऑफ गुड्स का एक एवरेज प्राइस रिप्रेजेंट करता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और ये बास्केट में फ्रूट्स, फिश, मीट, वेजिटेबल्स या पल्सेस, ये सब मिला के इनके प्राइसेस मार्केट से निकाले जाते हैं और इससे कैलकुलेट किया जाता है। सीपीआई दोनों गुड्स और सर्विसेज को मेजर करता है। इसमें बेसिकली रूरल बास्केट के लिए 448 आइटम्स रहते हैं और 460 अर्बन बास्केट के लिए रहते हैं। और ये डेटा सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो मॉस्पी के अंडर आता है उसके द्वारा ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज किया जाता है। सीपीआई के कैलकुलेशन के लिए 2012 एज अ बेस ईयर यूज होता है। इंडिया में पहले डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता था, पर रघुराम राजन के आने के बाद सीपीआई यूज होता है। उन्होंने ये शिफ्ट 2014 में किया था। उनके मुताबिक सीपीआई इन्फ्लेशन का एक प्रॉपर मेजर है क्योंकि ऑन ग्राउंड कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कितना पे कर रहा है ये सही मायने में पता लगता है। अब रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये जुलाई महीने में करीब 6.9% से निकल के आया है। ये इन्फ्लेशन रेट आरबीआई के टारगेट रेट से ऊपर है। गवर्नमेंट का ये मैंडेट है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को 4% के रेंज में रखे, +2 या -2 के मार्जिन से, यानी 2% और 6% के बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। बट ये मैंडेट से इन्फ्लेशन रेट इंडिया का ज्यादा ही है। अगर हम पिछले साल जुलाई के महीने की बात करें तो ये सिर्फ 3.2% ही था। सो दिस अपवर्ड ट्रेंड हैज बीन एसेंशियली ड्यू टू द फूड इन्फ्लेशन। हम फूड इन्फ्लेशन पे कुछ ही देर में आएंगे, बट उससे पहले हम ये भी समझ ले कि रीसेंट एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अनाउंसमेंट्स के मुताबिक रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ। रेपो रेट को 4% ही रखा था क्योंकि इन्फ्लेशन रेट टारगेट से ऊपर था, तो इसीलिए बेंचमार्क रेट्स में हमें कोई चेंजेस देखने नहीं मिले। अगर रेपो रेट को और कम किया जाता इन ऑर्डर टू पंप इन द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी तो इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जाता, जिसमें कि रूरल पॉपुलेशन को सबसे ज्यादा हिट बैठता। अगर हम स्टेट वाइज की बात करें तो आसाम और वेस्ट बंगाल ने सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट में तेजी दिखाई है और कोविड के चलते डेटा कलेक्शन में भी दिक्कत आई है। मणिपुर, नागालैंड और पुडुचेरी, इनके डेटा रिलीज नहीं किए गए बिकॉज द प्राइस डेटा वाज कलेक्टेड फ्रॉम लेस देन 70% मार्केट्स। अब अगर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने मिली है। कोर इन्फ्लेशन मतलब इसमें वोलेटाइल कमोडिटीज नहीं होते, जैसे फूड एंड बेवरेजेस एंड फ्यूल एंड लाइट, ये दोनों कंपोनेंट कोर इन्फ्लेशन में नहीं होते। रिटेल इन्फ्लेशन यानी हेडलाइन इन्फ्लेशन जो 6.93% है, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, अगर उसमें से ये दो कंपोनेंट निकाल दिए जाए तो कोर इन्फ्लेशन निकल के आता है। तो कोर इन्फ्लेशन में इतना ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता क्योंकि इसमें वोलेटाइल प्रोडक्ट्स नहीं रहते।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जुलाई में ये 5.9% निकल के आया है और जून में ये 5.3% था। अगेन ओवरऑल अगर देखें तो मार्च के महीने से कोर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। यूजुअली यही कोर इन्फ्लेशन रेट के आंकड़े पॉलिसी मेकर्स अपनी न्यू पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूड इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये जुलाई में 9.62% स्तर पर है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये नंबर के नीचे आने की संभावना आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा है। प्राइमरीली अब आते हैं सीपीआई के कंपोनेंट्स पे। एक एक करके हम इन कंपोनेंट्स के ग्राफ्स एनालाइज करेंगे एंड विल एसेंशियली ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ दीज कंपोनेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फूड इन्फ्लेशन 8.7% पे है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। पिछले साल जुलाई के महीने में ये नंबर 2.3% था। इनफैक्ट पिछले महीने के मुकाबले ये फिगर बढ़ा है, यानी जून के महीने में फूड एंड बेवरेजेस इन्फ्लेशन करीब 7.9% था। अगेन कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन्स के वजह से अप्रैल महीने में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने मिली है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं 7.8% से लेकर 10.5% तक का चला गया था। इंडिया में 24 मार्च मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित कर दिया था। आने वाले अप्रैल फिगर्स में इसका पैनिक इफेक्ट दिख ही रहा है, पर जैसे जैसे ये सिचुएशन से इंडिया अनुकूल होने लगा, यानी धीरे धीरे ये सिचुएशन को गल्पन करने लगा, तो हम देख सकते हैं कि ये नंबर थोड़ा नीचे जाने लगा। बट अब जुलाई महीने के आंकड़ों का मेन कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है। अगर इकोनॉमी में मूवमेंट ही नहीं होगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो सप्लाई चेन तो डिस्टर्ब होना ही है, वो तो बिगड़ना ही है। मेनली ड्यू टू दी रीजनल लॉकडाउन्स जो इंडिया में फ्रीक्वेंटली अनाउंस किए जा रहे हैं, और बारिश के मौसम में ये रेट तो ज्यादा ही ट्रिगर हो गए। सबसे ज्यादा उछाल वेजिटेबल कैटेगरी में आया है। अगर हम फूड के सब कंपोनेंट की बात करें तो मीट, ऑयल, वेजिटेबल, पल्सेस एंड स्पाइसेस, ये सारे कंपोनेंट्स बहुत तेजी से बढ़े। अगर हम फ्रूट्स, शुगर एंड प्रिपेयर्ड मील्स की बात करें तो इनमें सबसे कम इन्फ्लेशन जुलाई के महीने में पाया गया है। अगर हम गुटखा, पान या बाकी मादक वस्तुओं की बात करें तो लॉकडाउन अनाउंसमेंट्स के बाद इन चीजों ने काफी तेजी दिखाई है। जुलाई के महीने में ये रिकॉर्ड हाई बनाया है, करीब 12.4% का। पिछले साल के जुलाई महीने में ये फिगर बस 4.9% ही था। तो ये साफ साफ लॉकडाउन का इफेक्ट दिख रहा है ये चार्ट से। क्लोथिंग एंड फुटवेयर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसने माइल्ड चेंज दिखाया है। जून के महीने के मुकाबले ये बेशक बढ़ा है। जून में ये 2.7% था एंड जुलाई में ये 2.9% निकल के आया है। हाउसिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो ये पिछले एक साल में एक डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहा है। जुलाई में ये 3.3% निकल के आया है। पिछले साल जुलाई के महीने में ये फिगर 4.9% था। सो इट हैज बीन स्टेडीली डिक्रीजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें तो जुलाई के महीने में ये 2.8% निकल के आया है। जून में ये फिगर सिर्फ 0.5% ही था। इसका मेजर रीजन है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बढ़ोतरी होना, इसीलिए इस कंपोनेंट में हमें ये उछाल देखने मिला है। अगर हम मिसलेनियस इन्फ्लेशन की बात करें तो ये अभी तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है, करीब 7% है। दिस इंक्रीज इज मेजरली ड्यू टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। पर्सनल केयर में बढ़ोतरी देखने मिली है। इसका मेजर कारण कंपनीज ने सेफ्टी मेजर्स लेने चालू कर दिए हैं। सेफ्टी मेजर्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एंड इवेंचुअली ओवरऑल प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होता है। एंड एडिशनली लॉकडाउन रिलैक्सेशंस के बाद जो पेंट अप डिमांड रही है लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स के चलते, तो इस कारण से भी इसमें बढ़ोतरी देखने मिली है। पेंट अप डिमांड मतलब जब जनता उस प्रोडक्ट या सर्विस का कंजम्पशन कुछ समय बाद रिज्यूम कर देती है, तो उसे पेंट अप डिमांड कहा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हुए। इसका मेजर रीजन ऑफ कोर्स इंक्रीज इन द पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। That's why we see an increase in the transportation cost. Now, if we try to understand the big picture here, it is clearly evident that आने वाले टाइम में RBI रेट्स कट करने से कतराएगा, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट ही 6% से ऊपर है, जो गवर्नमेंट के मैंडेट या RBI के टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट से बहुत ज्यादा है।
Well, this was all about the recent update of the CPI which was published by CSO. जाने से पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि CPI आने वाले टाइम में बढ़ेगा या कम होगा, considering the localized lockdowns which are being announced frequently. और अगर समझो कम नहीं हुआ तो RBI का क्या रिएक्शन हो सकता है, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन हो सकता है, would the government of India consider bringing in the fiscal stimulus? आपका व्यू जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा. We now come to an end to this session. Here are some useful resources for you from PT family. Make use of these. उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा. नमस्ते. जय हिंद.